देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है स्पाइना बिफिडा, मेनिंगोसील और इसके अलावा हम बात करेंगे मेनिंगोमाइलोसील। ये तमाम मौज़ूआत क्या हैं और इनका इलाज किस तरह से किया जाता है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने मौजू किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, सिविल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है यासिर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड इट्स अ रियल प्लेजर फॉर मी टू डिस्कस दीज थिंग्स। और इन चीज़ों के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत जो है वो एजाज़ की बात होगी और आगे जो चीज़ें हैं हमारी कम्युनिटी को इन चीज़ों के बारे में आगाही देना, तो बहुत खुशी हो रही है आपके पास आज। थैंक यू सो मच सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि स्पाइना बिफिडा एक आम फहम शख्स किस तरह से समझ सकता है कि ये स्पाइना बिफिडा है क्या? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। स्पाइना बाइफिडा एक्चुअली एक कंजेनाइटल जिसको कहते हैं पैदाइशी एक बीमारी है जो बच्चों में होता है। अच्छा, स्पाइना बाइफिडा के इटसेल्फ टाइप्स हैं, ठीक है। अब उसमें दो टाइप्स आते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में या हमारे न्यूरोसर्जरी के लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, और एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अब इसको अगर मैं बिल्कुल आसान उर्दू में बात करूं तो बच्चों के जो पैदाइशी फोड़ा होता है कमर के ऊपर, ठीक है, उसमें दो टाइप्स जैसे मैंने कहा। एक अकल्टा जिसको हम कहते हैं अंदर बोन की डेवलपमेंट नहीं होती लेकिन स्किन इंटैक्ट होता है, उसके ऊपर थोड़े से हेयर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक सिस्टिका होता है जिसमें पूरा बोन भी नहीं बनता और बाहर जो है हराम मगज़ आ जाता है, ठीक है। तो उसको स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका कहते हैं। अब सिस्टिका के भी दो टाइप्स हैं, बिल्कुल उसको हम और आसान कर दें तो उसमें मेनिंजोसील और मेनिंजोमायोसील, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। जी ठीक। तो डॉक्टर साहब, मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील जो है, तो इन दोनों के हवाले से बताइए कि आया कि ये क्या हैं और इनकी तशख़ीस किस तरह से होती है? अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें हैं कि जैसे मैंने बताया कि मेनिंजोमाइलोसील जो होता है उसमें हराम मगज़ भी उस फोड़े के अंदर आ जाता है और मेनिंजोसील में सिर्फ जो झली होती है हराम मगज़ की वो आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं, ये पैदाइशी होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात जो जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो जेनेटिकल फैक्टर हो गया, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट करते हैं बच्चे को। जेनेटिक तो अगर फैमिली में रन कर रहा है मदर की तरफ से तो वो भी कॉज करा सकता है, और एनवायरमेंटल जैसे हम फॉलिक एसिड का बड़ा रोल है इसमें, तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मदर में बच्चे को ये चीज़ें हो सकती हैं। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर जैसे इसकी यानी जिसे कहते हैं कि रूट कॉज पर अगर जाएं, एक डॉक्टर के लिए क्या कितना मुश्किल या कितना आसान होता है इसको आइडेंटिफाई करना? देखें, ये एक ऑब्वियस डिजीज़ है। इसका जो चैलेंजिंग चीज़ वो है, जैसे ज़ाहिर है हमारे पास अभी वो उनकी जो रिसर्च एडवांसेस में जैसे इन यूटेरो जिसको पेट के अंदर जो इसकी तशख़ीस होती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू या इवन MRI भी करा सकते हैं, तो उसमें ये है कि उसी में तशख़ीस हो जाती है। जी जी। अब उसके बाद जो है इसकी तशख़ीस के बाद इसका मैनेजमेंट है। जी जी। मैनेजमेंट बाहर के अगर दुनिया में देखें तो वो इन यूटेरो यानी पेट के अंदर ही इसकी जो है वो मरम्मत कर देते हैं या रिपेयर कर देते हैं जिसको हम कहें। अच्छा, हमारे पास ये होता है कि बच्चा पैदा होके, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो ये चीज़ होती है कि पहले डायग्नोसिस करके फिर उनके पास एक ऑप्शन होता है मेडिकल अबॉर्शन का। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रूल्स इतने नहीं हैं पाकिस्तान में, जो इलीगल अबॉर्शन है तो बिल्कुल कानून के तहत अबॉर्शन तो इलीगल है, तो उसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और तशख़ीस होती है ये 28वें दिन। अच्छा जी, यानी इतना अर्ली स्टेज पर सर पेट में होता है 28वें दिन। एक चीज़ है जिसको हम डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर जिसको कहते हैं हम न्यूरोपोर, ठीक है। वो न्यूरोपोर जब बनता है, एक कैनाल बनती है
जिससे फिर हराम मगज़ बनता है। ठीक है, अब वो बनना स्टार्ट हो जाता है, नीचे की तरफ भी क्लोज होना होता है, सर की तरफ भी क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ये ऊपर अगर क्लोज ना हो तो एन्सेफेलोसील हो जाता है, जो हमारा आज टॉपिक नहीं है। अगर नीचे की तरफ क्लोज ना हो तो इसको हम कहते हैं मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील, डिपेंड करता है उसके कंटेंट्स क्या है। ठीक, जी सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर अगर इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, या जैसे लाइक MRI, CT स्कैन, क्या ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बच्चों के लिए है वो MRI है। स्पाइन में वैसे ही MRI हम यूज़ करते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। बोन में फिर हमारा CT स्कैन का वो आर्टिफैक्ट आता है, तो MRI पे हम इसको डायग्नोस करते हैं। एक तो ऑब्वियस आपने देख लिया, बच्चा आया, हिस्ट्री आपने पूरी ली, मदर की हिस्ट्री ली, उनके फैमिली हिस्ट्री ले ली, ठीक है, और ऑब्वियस अगर दाना है तो वो एक्चुअली मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील होता है। फर्दर आप फिर MRI करते हैं, उसमें आपको कंफर्म होता है कि ये इन दोनों में से क्या है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो डिज़ीज़ है ये बच्चों की हद तक मखसूस है, या कुछ थोड़े बड़े बच्चे जो हैं उनको भी ऐसा हो सकता है? जी, अब हम आते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, एक्चुअली ये ब्रॉड टर्म था, जैसे स्पाइना बाइफिडा भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा के फिर टाइप्स हो गए। इसको एक्चुअल में स्पाइनल डिस्ट्रैफिज्म कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस होते हैं जैसे मेनिंगोमाइलोसील, कुछ ऐसे होते हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, जिसका हमने कहा था कि ऊपर बल्ज नहीं होता लेकिन एक छोटे सा हेयर का टफ्ट होता है, वो बच्चे फिर थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, एडल्टहुड में उनकी डायग्नोसिस हो सकती है, ठीक है, एज अ टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, वो फिर अलग हमारे टॉपिक से हो जाता है, इंशाल्लाह किसी और दिन हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके टाइप्स हैं, ये एडल्टहुड में टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम अगर अकल्टा हो तो भी हो सकता है। अच्छा, और जैसे कि हमारे पास अभी आजकल टूल्स आ गए हैं MRI वगैरह, तो हम हिस्ट्री पे जैसे देखते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं, हमें फील होता है कि लोअर लिम्ब वीकनेस है बच्चे को और बल्ज भी नहीं है, तो MRI पे हमें पता चल जाता है कि इसका इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाता है कि इसका टीथर्ड कॉर्ड है। सही, तो फिर हम ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आया कि ये बताइए कि सर्जरी ही इसका वाहिद हल है या इसे भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब जैसे कि इसमें देखें, अभी मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। ये बच्चा जब आता है तो इसका सिर्फ स्पाइन का मसला नहीं होता, इन बच्चों में कार्डियक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अच्छा, रीनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल एनोमली है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और हाइड्रोसेफेलस, जिसको दिमाग में पानी भरना, जी जी जी, एक और टर्म है कैरी मालफॉर्मेशन, यानी हराम मगज़ के ऊपर जो हमारा एक सेरिबेलम है, छोटा दिमाग जिसको हम उर्फल आम में कहें, जी 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 जी, वो भी हर्निएट हो सकता है इसके साथ मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस में। तो इसका जो मैनेजमेंट है यूजुअली हम सर्जिकल करते हैं, ठीक है। इसमें बाकी जो मैंने जैसे रीनल और कार्डियक कहा था, तो इसमें फुट डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। अच्छा। यानी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें करना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिशन, फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है। तो फिर उनका जो है वो स्पेसिफिकली जो आप तो फिजियोथेरापिस्ट हैं, आपको पता है उनके एक बूट्स बनाते हैं जैसे क्लब फीट के लिए, जी 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 जी, तो ये चीज़ें भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। बेसिकली मेनिंजोमाइलोसील की जो मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसको हम उस डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। तो सर ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आया कि इसका 100% इलाज मुमकिन है? देखें, ट्रीटमेंट अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक बच्चा है जिसका लिम्स इंटेक्ट हैं, इनकॉन्टिनेंट नहीं है बच्चा, यूरिन और फीकल, ठीक है। अब इतना छोटा बच्चा तो वो बता नहीं सकेगा ना कि वो इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है, ठीक है। तो हम में यूजुअली पेशेंट आते हैं तो लोअर लिम्ब वीकनेस होती है, कॉन्टिनेंस बाद में जाके पता चलता है इसका इंटेक्ट था या नहीं। अब इसका जो है हम क्या करते हैं कि इसको रिपेयर करते हैं, यानी जो फोड़ा है जिसमें हराम मगज़ आ रहा है उसको हम डायसेक्ट करके एक न्यूरल ट्यूब बनाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, और इसके स्किन और ड्यूरा को क्लोज करते हैं, और बाकी फर्दर जो है उसके मैनेजमेंट पर उसके बाद एक चेन ऑफ मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम ऑर्थोपेडिक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं और फिजियोथेरापिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बज़ाते ख़ुद जब मेनिंजोमाइलोसील होता है तो पेशेंट की फैमिली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। उनको ये बताना है कि बच्चे को जो डेफिसिट हैं ये ठीक नहीं होंगे। सही। जो सर्जरी का मकसद है तो एक तो कॉस्मेटिक, ठीक है, कि बच्चे को सोने में, दूध पिलाने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि
अगर ये ओपन होगा तो इससे बैक्टीरिया जो है वो CSF के थ्रू, जो दिमाग के अंदर हरा मगज़ के अंदर पानी होता है, उसके थ्रू दिमाग में जा सकते हैं, जो दिमाग के झिल्लियों का इन्फेक्शन जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो जानलेवा होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा वो ही। कॉज करा सकते हैं। तो मेन रीज़न हमारी ये दो चीज़ें होगी, एक तो जान बचाने वाली सर्जरी, दूसरा कॉस्मेटिकली बच्चे को जो है वो उसको कॉस्मेटिक जो है वो आगे जाके वो मसला ना हो। ठीक। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, सिविल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से अगर बात की जाए, चूँकि हमारे नाज़रीन इस वक्त जानते हैं कि ये जो तीनों डिज़ीज़ हैं या टॉपिक्स हैं, इन तीनों के मुतालिक बात या तो सरसरी हुई है या फिर हुई ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस में ये कितने कारआमद साबित हो सकते हैं और इसके लिए मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? अच्छा जी, अब चीज़ को हम इस रवैये से देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस की बात जब हुई है तो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, जैसे कराची, हैदराबाद या बड़े बड़े शहर, इनमें जो है वो फिर भी अवेयरनेस एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध हुआ या फिर बलूचिस्तान की तरफ वो बहुत कम है। इस तरह के जो केसेस आते हैं फिर वो सही हैंडल नहीं हो पाते। सही, ठीक है। अब उसमें हैंडलिंग क्या है कि एक तो सोशल स्टिग्मा बड़ा होता है, बच्चे को बाहर निकालना या इस तरह का कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें बहुत वो समझा जाता है कि बच्चा पता नहीं किस तरह का पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक फैक्टर है। और हमारे पास अगर कराची की तरफ आएँ, लाहौर और बाकी इस्लामाबाद बड़े शहर, तो ज़ाहिर है वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है लोगों का, तो फ़ौरन उनको पता भी होता है किसके साथ कंसल्ट करना होता है। हमारे पास अलमिया ये है कि इंटीरियर की तरफ ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो फिर बच्चे का ये होता है कि अगेन जैसे मैंने आपको कहा, विद इन 24 to 72 आवर्स के अंदर सर्जरी करनी पड़ती है, वरना बच्चे को जान का ख़तरा लाक हो सकता है। लाइफ थ्रेट हो सकते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं जिस्म के, नॉर्मल बैक्टीरिया, वो कॉलोनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे फिर वो CSF में पेनिट्रेट करके मेनिंजाइटिस भी कॉज करा सकते हैं। तो बाकी चीज़ें जो आजकल मैंने जैसे कहा था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी चीज़ें हैं, डाइट हमारी ऐसी है नहीं आजकल। ठीक है, सॉरी टू से, बट हमारी डाइट में आजकल वो जैसे बाहर हर चीज़ें उसमें डाइट में ही मिला के देते हैं। आपको याद है एक कैंपेन चला था जब ग्वाइटर या थायराइड का मसला हुआ था, तो आयोडीनेटेड सॉल्ट, नमक, वो बड़ा एक कैंपेन चला था, टीवियों पे एड आया था, टीवी के ऊपर। तो इस तरह का एक आयोडीन मिला नमक जो है वो खाएं। मिला नमक, जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि ये एक कैंपेन चलानी चाहिए क्योंकि WHO रिकमेंड करता है कि कोई भी चाइल्ड बेयरिंग जो फीमेल हैं उसको रोज़ाना 0.4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड जो है वो देना ही है। ठीक है, ताकि जब उनकी शादियां हों और ये चीज़ें डेफिशिएंसीज उनमें ना हो, और कोई भी जैसे बच्चा, पहला बच्चा एक हुआ है तो नेक्स्ट बच्चे में फिर इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला हुआ तो सेकंड में चांसेस थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं कि सेकंड बच्चे को भी हो सकता है। अगर पहले बच्चे को हुआ है तो फिर हम जो है उनको फिर 4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो फिर उसको ऐड करना चाहिए डाइट में, ताकि ये चीज़ें जो है ये बहुत कम हो जाएं। सही जी। और अच्छा, तो डॉक्टर साहब अवेयरनेस के हवाले से, यानी जो हमारे जैसे इंटीरियर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपने कैसा देखा है कि जो अवेयरनेस का तनासुब है वो कितना है? देखें, ऑब्वियसली कराची को या हैदराबाद को या मीरपुर ख़ास इस बेल्ट को या बड़े शहर जो हैं हमारे, उनको देखा जाए उसके हिसाब से जो हमारे इंटीरियर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा है ये चीज़। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ फैसिलिटी का ना होना, प्रॉपर न्यूरोसर्जिकल सेटअप्स नहीं है। ऐसा ही बाय द टाइम बच्चा पहुंच जाता है हमारे पास, इवन इतने बच्चे भी हमने देखे हैं कि वो 3-3, 4-4 साल के हुए हैं फिर भी उनका सर जो है बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हाइड्रोसेफलस भी इनके साथ होता है, कैरी मालफॉर्मेशन भी इनके साथ होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन अगर
आपने टाइमली मैनेज नहीं किया तो सर का बढ़ जाना, बहुत बड़ा सर हो जाना, डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं बच्चों में, टांगें जो काम नहीं कर रही वो तो ऑब्वियसली आप सर्जरी करके भी उनका जो है वो रिकवर नहीं करा सकते क्योंकि वो बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं, अभी कराची में ज़ाहिर है वो चीज़ें हैं, बच्चा हो जाता है तो फ़ौरन से वो इवन छोटे से भी हेल्थ फैसिलिटी में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वहाँ पे ज़ाहिर है जिस डॉक्टर के अंडर पैदाइश हुई है बच्चे की तो उसने देख लिया, उसने डायग्नोस कर लिया और फिर उसने जो फैसिलिटी है न्यूरोसर्जिकल फिर उसमें उसको शिफ्ट करा देते हैं कि इस बच्चे को इस चीज़ की नीड है। सही जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक्सपेक्टेड लाइफ के मुतालिक या साइंटिफिकली लाइफ के मुतालिक आप क्या कहते हैं कि लाइक इनकी भी जैसे आम इंसान होते हैं, अव्वल तो जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन एक साइंस के जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तो आया कि इनमें भी ऐसा है कि कोई साइंटिफिकली इनकी लाइफ के मेजरमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो इन पेशेंट्स में ज़ाहिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कहते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, उसके मल्टीपल कॉजेज है, जैसे मैंने आपको बताया किडनी डिजीज़ और उसके साथ जो है वो कार्डियक डिजीज़ भी साथ होते हैं, कैरी मालफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। बच्चा सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता, ब्लैडर और बाउल कंट्रोल में नहीं होता तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो नॉर्मल बच्चा होता है उसके एज से इन बच्चों का एज जो होता है वो अमूमन छोटा होता है और ये जो है अपने एडल्टहुड में जाने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक चीज़ है, यानी अमूमन सर मतलब कितने साल? तकरीबन एक डिपेंड करता है किसका, एक आज़ादा शुमार के मुताबिक वो 9, 10, 12 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जो है इनका हाई लाइफ यानी उनकी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब डाइट के हवाले से अगर बात की जाए तो लाइक ऐसे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल जो डाइट होती है वही पीते हैं या खाते हैं या फिर इनको वैसे ही यानी क्रश करके सब कुछ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल डाइट के हवाले से इन बच्चों का कोई इशू नहीं होता अनलेस कि इनमें कैरी मालफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना हो जो उनको निगलने में तकलीफ हो, या हाइड्रोसेफेलस जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बार बार डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोसेफेलस में फिर ये होता है कि दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें वॉमिटिंग्स मल्टीपल बच्चे को होते हैं। सर शंट का भी इस्तेमाल सुनने में आता है? शंट का इस्तेमाल होता है इन पेशेंट्स में। अब ये है कि 85% जो बच्चों को स्पाइनल डिस्ट्रैफिज्म जिसको मेनिंजोमाइलोसिल यही चीज़ होती है तो उनको 85% चांसेस ये हैं कि उनको हाइड्रो भी होता है। अच्छा, तो इसमें हम अगर रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ को डिफेक्ट को तो हमें शंट प्लेस करना चाहिए। बाद औक़ात में हम पहले डिफेक्ट रिपेयर करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि बच्चों में हाइड्रो नहीं होता, बाद में डेवलप कर जाते हैं। अच्छा, बाद औक़ात बच्चों में हाइड्रो और मेनिंगोमाइलोसिल या मेनिंजोसिल साथ में होता है तो ऐसे बच्चों में हम प्रेफर करते हैं कि रिपेयर करने के बाद शंट डालें ताकि वो जो CSF का प्रेशर है उसको हम थोड़ा सा कम करें। जो हमने डिफेक्ट बंद किया है उस पर प्रेशर ना आए और वो लीक ना हो। अगर लीक हो गया हमारे सर्जरी का पूरा जो चीज़ था कि हमने इसको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट से, इसको मेनिंजाइटिस कॉज करने से, अगर CSF लीक हुआ तो उसके थ्रू अगेन बैक्टीरिया ऊपर जा सकते हैं और कॉज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने असातिज़ा के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? असातिज़ा तो ज़ाहिर है यार, कोई भी बंदा हो उनकी लाइफ में असातिज़ा तो इस तरह हैं कि जैसे हमारे एक प्रिंसिपल थे स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, उनका नाम गुलाम शबीर साहब, उनका बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। वो एक चीज़ कहते थे कि वो टीचर वो बंदा है जो आपको ज़मीन के जो पत्थर है उसको आसमान का तारा बना देता है। और आजकल हम सोचते हैं वाकई ये चीज़ सही थी। इस तरह जैसे आते हैं फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हमारे प्रोफेसर्स जो होते हैं स्पेशली डॉक्टर रज़ा रिजवी साहब, जी, जिनका बहुत जो है हमारी लाइफ में एक कंस्ट्रक्टिव किरदार उन्होंने अदा किया। जैसे कहते हैं ना कि न्यूरो सर्जरी में जब मैं आया था तो बहुत कम लोग आते थे उस ज़माने में, तो अभी बहुत सारा वो है कि फ़ीमेल डॉक्टर्स भी आने लगी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप न्यूरो सर्जरी करना, बहुत जिंदा दिल थे। उसके बाद जो है डॉक्टर लाल रहमान जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और बहुत माशाल्लाह इनका जो है वो सर्जिकल हैंड भी अच्छा है। बहुत जो है वो भी, जैसे हमारा पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स होते हैं FCPS, उसमें वो जो जान उन्होंने लड़ाई थी ना कि हम कैंडिडेट्स पास होके सर्जन्स बन जाएं, तो उनका ज़ाहिर है ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है। ये दो जो हमारे टीचर्स हैं, मेरे टीचर्स स्पेशली, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और
रिस्पेक्ट बनती भी है ना, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके टीचर्स ही होते हैं जो ऐसा ही। आपको हाथ पकड़ के ऐसा सही ही। मकाम पर पहुँचाते हैं। ऐसा ही, ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। पैगाम तो देने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली हमने अभी बात की जैसे यंग जो बच्चे हैं आजकल मोटरसाइकिलों पे, खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आप निकलते हैं, आपके लिए एक फ़न है, एड्रेनलिन रश आता है आपकी बॉडी में, जवानी में होती है एक चीज़, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके डेथ के बाद उन पे जो गुज़रती है वो लम्हे अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आप उसी दिन छोड़ दें। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून, और आपकी ज़बान में कहा जाए तो बाज़ मन्नतवार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, सिविल हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।